अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द एनर्जी। सो एनर्जी क्या है? किसी भी काम करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं कि वो एनर्जी है। इंसान के पास जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम जितनी भी फूड लेते हैं, फूड का इंटेक बेसिकली क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर वो एनर्जी आपके अंदर नहीं होगी तो आप जो है काम को इतना इफ़ेक्टिवली नहीं परफॉर्म कर सकते। क्या होता है कि जब आप रोज़े रखते हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि एट द एंड जब टाइम आता जाता है अफ्तारी से पहले तक आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी होती है। वो यही वजह है क्योंकि इंसान को काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी जो है ह्यूमन बींग्स फूड से लेते हैं जब वो इनटेक करते हैं फूड को। तो अगर आप वो फूड नहीं ले रहे हो आपकी एनर्जी अल्टीमेटली डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इससे भी पता चलता है कि काम करने के लिए एनर्जी जो है वो मस्ट है। सो फिज़िक्स की लैंग्वेज में भी एनर्जी क्या होती है कि किसी भी काम को करने की सलाहियत को जो है वो एनर्जी कहा जाता है कि जब तक वो सलाहियत नहीं होगी आप काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें कि मोस्ट कॉमनली जो एनर्जीज़ का जिक्र किया जाता है वो है दो तरह की। एक है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से और बहुत सारी एनर्जीज हैं, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई। सो ये तमाम जो एनर्जी है वो मस्ट होनी चाहिए कि किसी भी काम को परफॉर्म किया जा सके। सो एनर्जी से तो ये वर्ड जाहिर हो रहा है ना कि जब तक उस काम को करने की एबिलिटी नहीं होगी, पावर नहीं होगी, तो आप काम परफॉर्म नहीं कर सकते। बाकी जो हमारे पास वर्ड आ जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी, न्यूक्लियर क्या होगी, तो वो उनके अपने नेम जो है वो रिप्रेजेंट करें। बट बेसिकली सारी चीज़ें डिपेंड किस पे कर रही हैं? एनर्जी पे कर रही हैं। जब तक एनर्जी का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो सकता। सो अगर हम सबसे पहले बात करें काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी क्या है कि एनर्जी तो वही रही कि किसी भी काम करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं, लेकिन काइनेटिक से की वजह से क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है? इसमें मोशन का फैक्टर आ जाता है कि जब बॉडी मूव करेगी तो उस मूव करने के केस में भी जो उसके पास एनर्जी स्टोर होगी वो क्या कहलाएगी? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल अगर हम देखें कि किसी भी बॉडी को अगर मूव करवा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर पड़ा रहने दें तो हमारा न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि बॉडी अपनी कंडीशन में ही रहेगी वो जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। सो क्या हुआ कि अगर ये ब्लॉक पहले रेस्ट कंडीशन में था तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई। फोर्स अप्लाई करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पर्सन था उस पर्सन ने इसको पुश किया है, इसके ऊपर फोर्स लगाई है और उस फोर्स के नतीजे में इसने मूव करना शुरू कर दिया। तो इस पर्सन ने जो फोर्स लगाई बेसिकली वो उसकी एनर्जी थी और वो एनर्जी उसने उस ब्लॉक को दी जिसकी मदद से अब वो ब्लॉक जो है वो मूव कर पाएगा। अदरवाइज़ क्या था कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही थी तो ये बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में था, लेकिन अब इसने इसको इतनी एनर्जी दी अपनी एनर्जी से कि वो अब जो है उस एनर्जी को गेन करे और आगे फर्दर अपनी मोशन को स्टार्ट करे। सो एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफ़र होती जाती है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी, यानी एक टाइप से लाइक काइनेटिक एनर्जी है तो वो पोटेंशियल में भी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल से आगे भी चेंज हो सकती है। लाइक हीट एनर्जी है, हीट से इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बन सकती है। तो ये तमाम सारी एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं और इसी तरह से कि यहाँ पे जो अगर हम ह्यूमन हैंड की एनर्जी है वो इस टाइम ब्लॉक को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज़ इसके अंदर अपनी कोई नहीं है कि ये मूव करे।
इसने किस चीज़ को फॉलो करना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करना है, इसलिए इसके ऊपर एनर्जी लगना मस्ट है। अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि इस पर्सन ने इसके ऊपर एनर्जी लगाई, उस एनर्जी की वजह से इसने अब मूव करना शुरू कर दिया, यानी इसने वर्क डन किया। वर्क डन करने की एबिलिटी का नाम ही क्या है, एनर्जी। अब ये तो एनर्जी इसने एक दफ़ा तो इनटेक कर ली, लेकिन अब अगर ये मूव कर रहा है तो इस मूव करने के दौरान इस मोशन में भी उसने एक एनर्जी गेन की, विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी। इसको K.E से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी एब्रीवेशन है। इसे काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। अब अगर ये पर्सन लेट्स सपोज इसके ऊपर फोर्स लगाना ख़त्म कर दे और हम निगलेक्ट कर दें, मस्ट है कि अगर हम निगलेक्ट करें तब ये केस आएगा कि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रही, कोई ग्रेविटी की फोर्स नहीं लग रही। नो डाउट कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट हम एक आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस को निगलेक्ट कर दिया जाए, ख़त्म करवा दिया जाए, तो ये बॉडी जो अपनी एनर्जी गेन करेगी ड्यूरिंग द मोशन, वो इसको हेल्प आउट करती रहेगी कि ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखे। और अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही और काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, तो ये मूव करती रहेगी। ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। और ये भी हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है कि बॉडी के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से अगर उसने मोशन अपनी स्टार्ट कर दी है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। सो काइनेटिक एनर्जी के केस में तो ये मस्ट है, बल्कि हर किसी के केस में मस्ट है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ज़रूर अप्लाई हो रहा होता है। और हर बॉडी को उसको स्टार्ट करने के लिए, उसके मोशन को करने के लिए स्टार्ट या उसको फोर्स देने के लिए हमें उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास फ्रिक्शन भी है, ग्रेविटी भी है, हर चीज़ मौजूद है, क्या होगा कि लेट सपोज एक हम व्हील की बात कर लेते हैं। इस व्हील को क्या करें, इस तरह से कुछ होता है। ये व्हील आपने इसको पहले ये बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में था, इसको थोड़ा सा पुश किया, यानी इसको एनर्जी दी, ये क्या करेगा, रोल होना शुरू कर देगा। इस तरह से ये मूव करना शुरू कर देगा। अब अगर आप अपनी एनर्जी जो आप फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, वो ख़त्म कर दो, तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद ये हल्का सा मूव करेगा, थोड़ा सा और। क्यों? क्योंकि इसने जब तक आप फोर्स लगा रहे थे ये मूव भी कर रहा था और ये काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा था। अब जब इसने गेन कर लिया और आपने ये लगाना छोड़ दी, अपनी फोर्स लगाना छोड़ दी, तो ये काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के अंदर कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। और वो कंज्यूम जब होगी और ग्रेविटी भी इस पर एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रही है, तो ये थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये वजह है कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो वो एकदम से रेस्ट कंडीशन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसने अपनी मोशन के थ्रू एक एनर्जी गेन कर ली होती है, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी उसको थोड़ा देर तक मूव करने में इसकी हेल्प आउट करती है। तो इस वजह से अगर हम कोई भी फ्रिक्शन की फोर्स निगलेक्ट नहीं कर रहे, और ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर टाइम फ्रिक्शन और ग्रेविटी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, तो बॉडी थोड़ी देर के लिए अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी, इवन दो कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी को जो है, चूँकि ये वर्क डन ही है, एबिलिटी है बॉडी की कि वो काम कर सके, तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम ही ली जाती है। और क्या होता है कि दोनों को जाउल में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है कि बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो काम कर सके। तो जाउल भी क्या चाहते हैं, एनर्जी के साथ ही है, वर्क डन भी एक एनर्जी ही है, सो ये दोनों का जाउल ही आ जाते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ एक चीज़, जो मोशन इन्वॉल्व हुई है, इसकी वजह से इसका नाम जो है वो चेंज हो गया। अदरवाइज सब चीज़ें एनर्जी ही हैं कि जब तक एनर्जी नहीं होगी आप वर्क डन भी नहीं कर सकते। सो काइनेटिक एनर्जी का भी जो यूनिट है वो जाउल ही होगा, और जाउल को दूसरी तरह न्यूटन मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब वर्क डन अगर ये है, मतलब वर्क डन के इक्वल है काइनेटिक एनर्जी, तो ये ऑब्वियसली एफ डॉट डी के भी इक्वल होगी, और ये है भी कि एफ डॉट डी भी इसको कहा जाता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें फॉर्मूला, तो वो एक फॉर्मूला है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर किस तरह से आता है हम उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज क्या बना पहला यहाँ से कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज हैं, एनर्जीज के बगैर काम नहीं होना, तो वर्क डन भी वही चीज़ है कि एनर्जी यानी फोर्स उसको दी गई और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। काइनेटिक एनर्जी भी यही है कि बॉडी के अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस हुई कि वो काम कर सके, एंड ये ड्यूरिंग मोशन होती है। सो ये सारी चीज़ें एनर्जी हैं, और एनर्जी बेसिकली वर्क डन ही है, एनर्जी से ही वर्क डन होता है, और दोनों के यूनिट भी सेम है। सेकेंडली क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक हाफ एम वी स्क्वायर और एक एफ डॉट डी। तो ये भी एक पॉइंट हमारा बन जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर लिखा और एफ डॉट डी लिखा हो तो हम एक ही को कंसीडर करें, ये दोनों चीज़ें इसके फॉर्मूला में हैं। तो इसलिए अगर एमसीक्यूज आता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है और दोनों ऑप्शन दिए हो तो, और थर्ड ऑप्शन में बोथ लिखा हो, तो वो बोथ ही कंसीडर होगा क्योंकि दोनों ही इसके फॉर्मूला में आते हैं। अब हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम ये डिराइव करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर किस तरह से आ रहा है। हाफ एम वी स्क्वायर में क्या आ जाता है कि लेट सपोज एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक। अब ये क्या कर रही है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर भी आ गया, फोर्स का फैक्टर भी है, इस बॉडी का कोई ना कोई मास भी है। अब इसके ऊपर फोर्स लग रही है, मास भी उस बॉडी का है, तो फोर्स के वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मास भी है बॉडी का, फोर्स भी है, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन ज़रूर प्रोड्यूस होगा। अब अगर एक्सेलरेशन है तो इट मीन्स उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट्स सपोज हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि इसकी वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी भी है, फोर्स लग रही थी, मास था, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके हमने फोर्स लगाना ख़त्म कर दी, फोर्स को हमने स्टॉप कर दिया, अब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अब क्या होगा कि ये बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, मतलब ये रेस्ट कंडीशन में आना शुरू हो जाएगी। रेस्ट कंडीशन में आने का क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी तो इसकी ज़ीरो होती जा रही है, उसने जब स्टॉप हो जाना है उसकी फाइनल वेलोसिटी ख़त्म। फाइनल वेलोसिटी ख़त्म होने का मतलब है माइनस वी आई ओवर टी, जिससे क्या पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लगना बंद हो गई है और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, तो इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो इस तरह क्या पता चला कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती जा रही है और एट द एंड ज़ीरो हो गई जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी, उस टाइम पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है बॉडी पे, बॉडी का मास भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया। अब अगर हम देखें कि फोर्स किसके इक्वल होती है, F इक्वल्स टू एम ए। चूँकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं कि बॉडी एट द एंड किस पॉइंट पे पहुँची, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो गया। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस एम ए के इक्वल बन जाएगा। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी मेंशन कर लें, सब पे वेक्टर है ये सब कुछ। सो ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब क्या होगा कि हमने एक फोर्स तो फाइंड आउट कर ली, फोर्स किसके इक्वल आ रही है, माइनस एम ए के, जब हमने लगाना बंद कर दिया और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो हमने कह दिया कि वी एफ तो ज़ीरो हो गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम वी आई को सिंपली वी भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी का सिर्फ एक सिंगल फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, अदरवाइज सब कुछ ख़त्म, बाकी जो फाइनल है वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो s है
किस चीज़ को शो कर रहा होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे केस में हम उसको d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम d से इसको मेंशन कर लेते हैं। 2AD इक्वल्स टू VF² 0 माइनस VI को सिंपली V लिखा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सो यहाँ से अगर d को सेपरेट करें तो ये बन जाएगा d माइनस V² ओवर 2A। d भी आ गया, f भी आ गया। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इस टाइम पे हम ले रहे हैं, इस वजह से दोनों को वेक्टर में शो किया हुआ है। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट लेके ख़त्म कर दिया जाए तो ये जस्ट FD बन जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इसमें इस टाइम डॉट प्रोडक्ट नहीं आ रहा। इसी वजह से जो आगे हम मेंशन करेंगे एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, वो भी वेक्टर फॉर्म में नहीं होगी क्योंकि हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले चुके हैं। अब क्या है कि f क्या आ गया हमारे पास, माइनस ma एंड सॉरी मल्टीप्लाई करना है एंड माइनस v2 ओवर 2a। ये a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो ये बन जाएगा हाफ mv²। सो एंड ये इक्वल आ गया काइनेटिक एनर्जी के। अब इसमें एक चीज़ तो हमारे पास ये देखने वाली है कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को। वेलोसिटी का फैक्टर अगर काइनेटिक एनर्जी में है, इट मीन्स ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर होने का मतलब क्या है, बॉडी ने मूव किया। इट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करना है तो मस्ट है कि ये वर्ड बोलना पड़ेगा कि जो बॉडी मूव कर रही है तो ड्यूरिंग मोशन वो जो एनर्जी गेन करेगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, और ये उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन कर। अब ये जो डेरिवेशन हमने की है ये किस तरह से की है कि एक स्पेसिफिक केस डिस्कस करके कि जब फोर्स हम लोग उसके ऊपर लगाना ख़त्म कर रहे हैं और वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास ये बात आ जाए कि यहाँ पे हमने ऐसा केस डिस्कस किया, लेट सपोज यहाँ पे था, हमने कहा हम सिर्फ इसको इतने पोर्शन के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, बॉडी आगे मूव करेगी लेकिन हमने यहाँ तक जो है वो फोर्स को, एनर्जी को फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी को। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी भी है। सो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। अगर ये ज़ीरो नहीं होगी इट मीन्स यहाँ पे VF भी आएगा माइनस VI भी आएगा, और उसको हम एट द एंड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल से, यानी डेल V²। तो वहाँ पे हम लोग वेलोसिटीज़ का जो है चेंज ले लेंगे, तो चेंज लेने की वजह से हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली यही कंसीडर किया जाता है कि जो वर्क डन है ये तो हम एक स्पेसिफिक केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास ये प्रॉपर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, लेकिन अगर जनरल कंसीडर किया जाए तो हम यहाँ पे डेल ही कंसीडर करते हैं क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटीज़ जो है वो डेल के साथ शो की गई है। सो वर्क डन जनरल केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक केस है जिसमें फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, उस केस में वर्क डन जो है सिंपल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है जिसमें फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही हो। सो यहाँ से भी एक एमसीक्यू हमारा क्या बन रहा है कि अगर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो वर्क डन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, जिसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द वर्क एंड एनर्जी।